देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग को लेकर के पुराने जम्मू शहर के लोगों में जम्मू पश्चिम के बीजेपी एमएलए युद्धवीर सेठी की मौजूदगी में एनसी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार को बने 1.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने लोगों से इलेक्शन के दौरान किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मुजाहरा कर रहे बीजेपी के एमएलए ने कहा है कि जब तक सरकार लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं करती तब तक वो सड़कों पर आकर के लगातार एहतजाज करते रहेंगे। नाकामी है जो उनका मैनिफेस्टो था उसके साफ साफ लिखा है कि 200 यूनिट माफ करेंगे, जो पिछले बिल हैं वो भी हम लोग सारे माफ करेंगे और साथ साथ में 2400 घंटे हम लोग बिजली देंगे। ना तो 200 यूनिट माफ किए, आज 1.5 साल होने को जा रहा है, ना ही 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उसके बाद इतनी सर्दी के अंदर आज 6-6 घंटे का जो कट लगाया जा रहा है और ऊपर से गरीब लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। क्या गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, या आपको लगता है कि जम्मू के लोगों ने आपको वोट नहीं डाला इसलिए आप जम्मू के गरीब लोगों के गरीब आवाम को टॉर्चर कर रहे हैं? आपको चाहिए कि 2400 घंटे जो आपने वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर, उस हिसाब से आप बिजली दीजिए, गरीबों के बिल पिछले माफ कीजिए और आने वाले समय के अंदर 200 यूनिट देकर जो वादा आपने किया उसको पूरा कीजिए। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर और साबिक वजीर अब्दुल मजीद पड्डर ने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसी सरकार जमीनी सतह पर पूरी तरीके से गायब है। कुलगाम रिपोर्टर फयाज जमाल भट्ट के साथ एक खास बातचीत के दौरान अब्दुल मजीद पड्डर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान एनसी क़यादत की जानिब से किए गए वादों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादे आज भी पूरे नहीं हुए हैं और ना ही होने की उम्मीद है। पड्डर ने कहा कि अपनी पार्टी के 2024 के असेंबली इंतखाबात में अवाम के फैसले को खुले दिल से कबूल किया है, लेकिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी हिमायत दी। 14 से 15 महीने गुजर जाने के बाद भी सवाल अभी बरकरार है। मौजूदा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ आखिर जो भी किया है वो एक सिर्फ धोखा है। साबिक वजीर ने जोर देते हुए कहा कि आवाम को सिर्फ चुनावी नारों की नहीं बल्कि जवाबदेही, शफाफियत और सच्ची हुकूमत की जरूरत है। सियासत की बात सियासतदान के साथ आप जी मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आज के इस खुसूसी शुमारे में मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर, फार्मर मिनिस्टर और अपनी पार्टी के ज़िला सदर कुलगाम अब्दुल मजीद पड्डर हैं। इनसे बात करते हैं मौजूदा सरकार के हवाले से, मौजूदा सियासी माहौल के हवाले से। पड्डर साहब, जी मीडिया में आपका खुशामदीद। शुक्रिया। पड्डर साहब, 14 महीने हुए हैं इस वक्त जो पॉपुलर सरकार काम कर रही है। बैसियत चीफ कोऑर्डिनेटर, बैसियत एक सीनियर सियासतदान, किस नज़रे से इन 14 महीनों को आप देख रहे हैं? देखिए, ये 14 महीने जो है, जहाँ तक सरकार की हम बात करेंगे, मुझे दिखाइए सरकार कहाँ पर है। हमें नहीं लगता है कि कहीं सरकार ऑन ग्राउंड है। अगर ऑन ग्राउंड सरकार होती तो आज लोगों को बिजली के बारे में इतना मुश्किलात नहीं उठाना पड़ता। अगर सरकार होती, यहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। लोग दर के ठोकरे खा रहे हैं, कहीं पर पीने का पानी नहीं है। ये चीज़ जो है, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ओल्ड एज की हम बात करेंगे, ओल्ड एज में लोग इस वक्त भी ऑफिसों का चक्कर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अफसर साहिबान ये कहते हैं कि अभी आपका ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी गवर्नमेंट ने पैसे नहीं छोड़े हैं, अभी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होते तो गवर्नमेंट कहीं दिखाई देती, लेकिन जब पैसे नहीं तो कहाँ पर गवर्नमेंट है। लिहाजा ये 14-15 महीने जो हुए हैं, 14-15 महीने में सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने लोगों से धोखाधड़ी, गलत तरीके से लोगों के सामने जाकर सिर्फ गलत वादे किए हैं। सिर्फ उन्हीं वादों को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहते हैं कि नया साल का तोहफा दे देंगे, कहीं इनके मिनिस्टर साहिबा कहती है कि हमने 80% मैनिफेस्टो मुकम्मल किया है। तो जब
उनके हमसायादारी में अगर हम हरदमंदगी की बात करेंगे, अगर हम ध्यानखोरा की बात करेंगे, अगर हम अविल गुजरबस्ती की बात करेंगे, अगर हम लसरपोरा की बात करेंगे, कहीं पीने का पानी नहीं है। ये दमाल हाजीपोरा के 3-4 किलोमीटर जो कैबिनेट मंत्री साहिबा है उनके हमसाया है। जब उनको पीने का पानी नहीं है, जब उनको रोशनी की ये बिजली नहीं है, तो कहाँ पर सरकार है? हमें लगता है कि सरकार कहीं पर नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है। सर, यहाँ पे जिस तरह आप सरकार के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने जो है काबीना वज़ीर के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमसे जितना हो सका हमने किया है, अभी 1 ही साल हुआ है। उनका ये मानना है कि अगर हम बात करें जो तालीमी सेशन उसको चेंज किया है, उनका मज़ीद ये कहना है कि जो ओल्ड एज के हवाले से बात करें तो वो पहले 1000 लेते थे, अब हमने 1500 और 2000 कर दिया है। और साथ ही उनका ये कहना है कि अभी भी हमारे पास 3.5 साल हैं, जो वादे हमने लोगों से किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अगर आपको कि क्या वो वादे पूरे होंगे जिस पर एनसी ने जो है लोगों से वोट हासिल किए? देखिए, आपने ओल्ड एज की बात कही है, 1000 को 1500 या 2000 किया है। अब उन लोगों को मिलेगा तब हम सरकार की वाहवाही करेंगे, हम सरकार को मुबारकबाद करेंगे। उस वक्त वाहवाही करेंगे? उस वक्त मैं सरकार की वाहवाही करूंगा, मैं उनको मुबारकबाद दे दूंगा जब ये सरकार ये जो ओल्ड एज पेंशन है, जब उन लोगों को ये ओल्ड एज पेंशन देगी, जब ये सरकार 370 वापस लाएगी, जब ये सरकार 35A वापस लाएगी, जब ये सरकार 12 सिलेंडर गैस दे देंगे, जब ये सरकार 1 लाख बच्चों को यहाँ रोजगार देंगे, मैं उस वक्त हाथ ऊपर उठाकर इस सरकार की वाहवाही करूंगा और जमीन पर आके उनका नारा दे दूंगा। अगर अपनी पार्टी के हवाले से बात, कम अरसा हुआ है वजूद में आए हुए इस पार्टी को, अपनी पार्टी इस वक्त ग्राउंड लेवल पे आप कहाँ अपनी पार्टी को देख रहे हैं? देखिए, 2024 में लोगों ने हमें नकारा है, बिकॉज ऑफ उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। उनको बात समझाने की हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोगों ने नहीं समझी है हमारी बात। जहाँ पर बीजेपी ने वो पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं उठाया है, तो बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। जबकि हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं था, जब उन्होंने कहा कि कमल नहीं खिलेगा तो बैट चलेगा, तो लोगों के दिमाग में आया कि शायद ये बीजेपी वाले हैं, शायद ये बीजेपी का बी टीम है, तो उससे हमें लोगों ने नकारा है। लोगों ने हमें भरपूर झटका दिया है। 2024 में एक भी सीट हमें नहीं मिली है, तो लिहाजा हमें अपनी हार तस्लीम करनी होती है। हमने किया है अपनी हार तस्लीम, लेकिन इन 15 महीनों में जब से यहाँ ये कठपुतली सरकार बनी है, तब से अपनी पार्टी इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से लोगों के लिए, लोगों की ये जो मामलात हैं, लोगों के मुश्किलात हैं, लोगों के मसले हैं, लोगों के मसाइल हैं, लोगों तक हम बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने वो लैंड का जो प्रोटेक्शन लाया है वो अपनी पार्टी ने लाई। हमारे पास सबूत है, हमारे पास आर्डर है, लैंड प्रोटेक्शन अपनी पार्टी ने लाई है। यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों का जो क्लास 4 की नौकरी थी, जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर फार्म भर लेते, हमने उस पर यहाँ के लोगों, यहाँ के बच्चों के लिए उस जॉब का प्रोटेक्शन अपनी पार्टी ने लाया है। हमारी कोशिश है कि हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आज मुझे लग रहा है कि अपनी पार्टी ज़मीन पर काम कर रही है और अपनी पार्टी आगे जा रही है। आप एक सीनियर लीडर हैं और ज़ीरो से आपने शुरुआत की है अपनी सियासी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करें, करियर के हवाले से बात करें, क्या आपको लग रहा है कि अब्दुल मजीद पडर का फ्यूचर जो है अपनी पार्टी में है? इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से जहाँ तक अपनी पार्टी का सवाल है, अपनी पार्टी लोगों की दुख दर्द के लिए बनी है। जब 8 मार्च 2020 में अपनी पार्टी वजूद में आई है, वो सिर्फ लोगों की हमदर्दी के लिए, लोगों की दुख दर्द बांटने के लिए, लोगों के मसले और मसाइल उबारने के लिए। आज मुझे जो दिख रहा है, आज मुझे जो लग रहा है, अपनी पार्टी इस वक्त इंशाल्लाह लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, तो लिहाजा मैं अपने आप को अपनी पार्टी में बिल्कुल सेफ आगे चलने की हम अपनी पार्टी में कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ जो MLA हजरात हैं या जो काबीना वज़ीर हैं उनसे जब बात करते हैं, या चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि यूटी और स्टेट में काम करने में बहुत फ़र्क होता है, और उनका ये कहना है कि यूटी में काम करना बहुत मुश्किल है। आप भी मिनिस्टर रहें,
क्या लग रहा आपको कि यूटी में सख्तियां हैं या काम करना बहुत मुश्किल? देखिए, जब मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा है तो मैंने स्टेट में इलेक्शन लड़ा है। मुझे पता थी कि हमने स्टेट में इलेक्शन लड़ा है, अगर हम MOS बनेंगे तो हम स्टेट के बनेंगे, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे तो स्टेट के बनेंगे। अब जब 24 में इलेक्शन हुआ है, उमर साहब को पता है कि मुझे एज वाइस कैप्टन इलेक्शन लड़ना है। उनको पता था कि हमें यूटी में इलेक्शन लड़ना है। उसको पता था कि यूटी में कैसा काम करना है। ये लोग बहाना भी बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने अपने लिए लाई है। एक MLA को 40-40 लाख रुपए की गाड़ी दी है। 90 MLA हैं, 90 गाड़ियाँ लाई है। एक MLA को 5-5 करोड़ रुपया दिया है। TDF गवर्नर से उन्होंने इजाज़त नहीं मांगा है, दिल्ली वालों से इजाज़त नहीं मांगा है। अगर हमें एक सिलेंडर देना होता है यहाँ लोगों को, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। ये तो बहाना ये लोग करते हैं। गवर्नर साहब ने खुद बता दिया है और हमें भी पता है कि गवर्नर के पास होम है। होम की फाइल डायरेक्ट कहीं SSP ट्रांसफ़र करना होगा, कहीं DIG ट्रांसफ़र करना होगा, कोई DG ट्रांसफ़र करना होगा। वो तो गवर्नर और होम मिनिस्टर के दरमियान है। उसमें चीफ मिनिस्टर ये बाकी जितने भी महकमे हैं वो सारे के सारे इनके हुकूमत में है। लेकिन ये काम नहीं करना चाहते हैं, ये यहाँ के लोगों को मदद करना नहीं चाहते हैं, ये यहाँ के लोगों को जख्म देना चाहते हैं। तब ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, इनके पास सब कुछ है। सर, यहाँ पे अगर स्टेट के हवाले से बात करें, लग रहा है कि वापस आएगी? डेफिनेटली स्टेट ज़रूर वापस आएगी। ये होम मिनिस्टर का भी वादा है, ये प्राइम मिनिस्टर का ऑन फ्लोर वादा है कि स्टेट यहाँ मिलेगी। सरकार से यहाँ के लोगों को राहत दिलाने की कोशिश कर लीजिए, यहाँ का KCC जो है लोगों को माफ़ कर लीजिए। अगर यहाँ पे इस वक्त अपनी पार्टी की सरकार होती, क्या वो KCC माफ़ कर देती? इंशाल्लाह, अगर जब भी अपनी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह अपनी पार्टी ज़रूर माफ़ करेगी। सर, बताया जाता है कि आने वाले वक्त में पंचायत, बल्दियाती और DDC इलेक्शन जो है, इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं। क्या अपनी पार्टी, बहैसियत आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, क्या अपनी पार्टी तैयार हैं उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए? देखिए, आप बेहतरीन सहाफ़ी है, इसमें दो राय नहीं है। आप लिख के रख लीजिए, ये सरकार DDC इलेक्शन नहीं करना चाहती है, नोट करके रखिए। ये सरकार, जहाँ तक ये सरकार है, ये DDC इलेक्शन यहाँ नहीं कर, क्योंकि ये कहते हैं कि ये पैसे भी MLA को मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड में ये बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप लिख कर रख लीजिए, ये जो सरकार है ये DDC इलेक्शन यहाँ नहीं करवाना चाहती है। अलबत्ता पंचायत इलेक्शन ये मजबूर है, क्योंकि दिल्ली से पैसे आने हैं, पंचायत के अलग पैसे होते हैं, तो दिल्ली से पैसे आने हैं। पंचायत इलेक्शन करेंगे, ये इलेक्शन तो वो करेंगे। मगर जहाँ तक मैंने DDC की बात कही है, रिकॉर्ड बहोश हवा से कम से मैं कहता हूँ, इस सरकार में वो नीयत नहीं है। ये सरकार नहीं चाहते हैं कि यहाँ DDC मेंबर बनना चाहिए, ये उनका इलेक्शन नहीं करेंगे। सर, आपने जी मीडिया के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में मज़ीद सियासी गुफ्तगू जो हैं वो आपसे करेंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर, सीनियर लीडर, साबिक मिनिस्टर अब्दुल मजीद पडर की बात सुनी, और जिन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जो है ये लोगों की आवाज़ बन रही है और आगे भी लोगों की आवाज़ जो है बनेगी। साथ ही इनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है वो ग्राउंड पर, वो ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हुई है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। लंगेट से MLA शेख खुर्शीद ने NC सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि उम्र सरकार के लिए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने लोगों से किए गए एक भी वादे अब तक पूरे नहीं किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार पर महज एक पूरी तरीके से सरकार नाकाम है और रिजर्वेशन के मामले में 6 माह बीत जाने के बावजूद भी सरकार की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई, जिससे लोगों को मायूसी का सामना है। उन्होंने सरकार से फौरी तौर पे ऑल पार्टी मीट बुलाने की मांग की है ताकि अवामी मसाइल पर संजीदगी से बात की जाए, गौर किया जा सके। जी J&K लद्दाख में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज मंजर। इस वक्त हम मौजूद है सरहद ज़िला कुपवारा के लंगेट इलाके में, और मेरे साथ बात करने के लिए मुझे MLA लंगेट शेख खुर्शीद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल गुजर चुका है कि वो भी MLA रह चुके, और क्या एक तरफ सरकार ने जो दावे किए थे लोगों के साथ कि हम बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, या जो बाकी चीज़ें हैं वो फ्री देंगे, लेकिन एक ही नजर यहाँ पे आज बात करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पे आज मेरे साथ बात करने के लिए शेख खुर्शीद, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो
जज कर सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उसका तो कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो जो आपने जो उनका मैनिफेस्टो था उसका एक पॉइंट जो आपने जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसके ऊपर इतना बड़ा मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 370 और 35A की बात करेंगे, हम स्टेट फूड की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे, हम डायलॉग और डिस्कशन की बात करेंगे। तो वो तो दूर, जो बेसिक जो तामीर तरक्की के वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, चाहे नौजवानों के जो रिजर्वेशन का जो मसला है उसको रैशनलाइज करने के हवाले से, चाहे फ्री गैस सिलेंडर के हवाले से, चाहे एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म के हवाले से, तो उन सारे वादों के ऊपर आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त जो मेन तशवीश में लोगों में दौड़ रही है कि वो अब उनके राशन कार्ड भी काटे जा रहे हैं। 100% बिल्कुल। देखिए, ऑनेस्टली मैं ये बताऊं कि सरकार को जो है इस सिलसिले में, इस ज़िम्मे में कोई आइडिया ही नहीं है। उनको कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। जब हम भी सरकार में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, जब हम उनके साथ इन मसाइल को उठाते हैं तो कभी कभार हमें काफ़ी मायूसी होती है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि कहाँ से ऑपरेट होता है, क्या क्राइटेरिया है, डाटा क्या है। तो किस तरह से गरीब लोग जो है, अगर उनके राशन कार्ड जिस तरह से आप डिलीट करने की बात कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, पोर्टल की एक्सेस कहाँ है। तो मुझे लगता है कि कोई जो है कोई आइडिया नहीं है इस वक्त सरकार के पास इन चीज़ों का। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो गरमाई गई है वो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी। एक तरफ से हुकूमत कह रही है कि हम रिजर्वेशन मीटिंग बुलाएंगे, दूसरी तरफ उन्हीं का एमपी जो है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिजर्वेशन का मसला जो है इसको हल करेंगे, लेकिन अभी तक जो है उसका ड्राफ्ट सामने उन्होंने नहीं लाया। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है, जो उन्होंने कैबिनेट में जो प्रपोजल जो उन्होंने सामने लाया, तो मुझे लगता है कि जिस वक्त वो मंजर आम पर आएगा उसमें भी, चाहे वो फिर एलजी ऑफिस से अप्रूव हो या ना हो, लेकिन उसमें भी जो है जो कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग हैं, या जो अगर हम रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हमारे ही ऊपर होगा। तो लिहाजा बजाय इसके कि असम्बली में जो है एक बिल लाते, इस चीज़ को वहाँ पे जो है डिस्कस करते, सारे जो अलग अलग सोच और अलग अलग नजरिया फिक्रिया से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या अलग अलग रीजन से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग कम्युनिटी से, कास्ट से, रिजर्व्ड कैटेगरी से रखने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो वहाँ पे अपनी बातें रखते, वो वहाँ पे अपना जो है अपना मौक़िफ़ रखते, और तब जाके कोई हतमी फैसला लिया जाता। लेकिन उसके बरक्स आपने देखा होगा कि किस तरह से पब्लिक प्रेशर में आके, या अपनी पार्टी जो उन्हीं के एमपी साहब हैं, या जो उनके पार्टी के कुछ लोग हैं, उनके प्रेशर में आके एक जल्दबाजी में एक फैसला लिया गया। उस फैसले की भी कहीं अभी टांगे हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन एक बड़ा इशू है, जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि वो सिंसियरली जो है इसको रैशनलाइज करते, पॉपुलेशन की बुनियाद पे रैशनलाइज करते, रीजन के बुनियाद पे, कैटेगरी के बुनियाद पे करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो है उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा और लोग उनको इस चीज़ का जवाब देंगे। तो जो इस खुशफहमी में है कि मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ गिफ्ट में ला के उनके गोद में जो है कोई तोहफा देंगे उनको, तो मुझे लगता है ये उनका वहम है, उनका भ्रम है, उनका खाम ख्याल है। तो उनको इस भ्रम से बाहर आना चाहिए। उनको चाहिए कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के सारे लेजिस्लेटर, जम्मू कश्मीर की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको ऑन बोर्ड लेके जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक मसाइल है, चाहे इस वक्त जो स्टेट हुड का सबसे बड़ा मसला है, 370-35A का मसला है, उस पर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को यूनाइट करें। जिस तरह से उन्होंने अपने सियासी, अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए 2019 में या 2020 के जिस वक्त डीडीसी इलेक्शंस हुए, उस वक्त अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी
या जो दूसरी छोटी पार्टियां हमारी पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि हमें इल्म नहीं है, हम तो हमेशा जो है इनको दुश्मन नजर आते थे। तो हम चाहते हैं कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने अपने सियासी फायदों के लिए PAGD बनाया, आपने उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट किया, इस वक्त आप एक इनिशिएटिव उठाइए। आप इस वक्त जब भी यहाँ कोई मसला होता है, हमारा पहला जो है, हमारी पहली डिमांड होती है कि चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। वाहिद एक ऐसा जो है जम्मू कश्मीर में एक ये हुकूमत बनने के बाद एक वक्त जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो है पहलगाम अटैक के बाद। और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी वहाँ पे जो है अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन बाकी उसको छोड़ के आप देख लीजिए कितने सेंसिटिव इश्यूज यहाँ पे आए, चाहे वक्फ बिल का मसला हुआ, चाहे यहाँ पे रिजर्वेशन का मसला है, चाहे यहाँ पे आप बेरोजगारी का मसला देख लीजिए, पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी का मसला देख लीजिए। आप इस वक्त ये जो जमहूरियत में आप देख सकते हैं कि डिसेंट वॉइस को दबाने की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है, मीडिया और जर्नलिस्ट्स को किस तरह से जो है उनको खामोश किया जा रहा है, एम्प्लॉयज की टर्मिनेशन लगातार जारी है, PSAs लगातार चल रहे हैं, डिमोलिशन यहाँ पे की गई, किस तरह से गया। आप बताइए क्या चीफ मिनिस्टर साहब कम से कम एक बार तो कम से कम वो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, हम भी वहां पे अपनी राय देते, हम उसके साथ खड़े रहते। लेकिन उन्होंने या तो पहलगाम अटैक के वक्त या राज्यसभा इलेक्शन के वक्त जो है उनको दूसरी जो रीजनल पार्टियां हैं वो याद आती हैं। उस वक्त उनको जो है कश्मीरी जो सेंटिमेंट है उसको वो याद आता है और उसको उबारने की कोशिश करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। हालांकि हमने भी राज्यसभा इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया, लेकिन हमने एक लार्जर काज के लिए सपोर्ट किया। हम आज उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपको राज्यसभा इलेक्शन के वक्त जो है, जब आपको यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां याद आती हैं, उस वक्त PDP, PC, AIP दूसरी पार्टियां याद आती हैं, तो लोगों के जिस वक्त मसाइल होते हैं, जिस वक्त लोगों के ऊपर घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, उस वक्त आपको यहाँ की रीजनल पार्टीज क्यों नहीं याद आती है। जब आपको DDC इलेक्शंस के वक्त अपने सियासी मफाद के लिए जो है आपने पॉलिटिकल पार्टी यूनाइट किया। आप एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप इस वक्त एक स्टैंड ले लीजिए, आप इस वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। जिस वक्त महराज मलिक के ऊपर PSA लगा, उस वक्त हमने डिमांड की, हमने इन राइटिंग स्पीकर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। लेकिन हद तो यह है कि उन्होंने एक जो उनका एक अलायंस पार्टनर था उसके ऊपर जब PSA लगाया गया, उस वक्त भी उन्होंने जो है सवाल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की सरकार की तरफ से जो है इस बारे में जो है कोई सीरियस इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने मिनिस्टर्स को जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है एज एम्बेसडर्स भेजा और वहाँ पे अलग अलग रियासतों के साथ जो है उनको लिज़न में रखा, तो इसी तरह से इस वक्त भी चाहिए था कि जिन जिन रियासतों के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स के ऊपर या ख़ासकर जो इस वक्त शॉल सेलर्स के ऊपर जो इस वक्त हमले किए जाते हैं, तो एट लीस्ट हुकूमत को चाहिए था कि एक सीनियर KAS ऑफिसर, एक KPS ऑफिसर को जो है डिजिग्नेट करके नोडल ऑफिसर्स रखते, ताकि जो लोगों की जो हमारे जो शहरी वहाँ पे जो काम करते हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस उनके पास रखते। तो कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं, मजम्मत तब्दील नहीं हो रही। मेरे साथ MLA लंगेट का साफ तौर कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऑल पार्टी एक मीटिंग बुलाए जिसमें हर पार्टी को अपनी वहाँ पर तासरात रखे। जहाँ इस वक्त चाहे बेरोजगारी की बात करें या मनरेगा की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, उन्हें कहा कि जो उस वक्त शॉल सेलर्स वेंडर्स की तरफ से वहाँ पर मारपीट की जाए उन पर बात करें। तो फिलहाल तो हुकूमत को चाहे कि वो एक मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें डिस्कस होगी किस तरह इसमें पेशरफ्त हो सकती है। जी मीडिया के लिए कुपवारा से एजाज मंजर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो प्रॉब्लम है वो यही नहीं थमती। चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने आज जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत की थी और उन्होंने तमाम मसाइल पर सटीक जवाब दिया। इसमें उन्होंने कई अहम सियासी और अवामी मुद्दों को चुना और उस पर बातचीत की। इस मौके पर तनवीर सादिक ने कहा कि अगला बजट सेशन में आम लोगों के मफाद को लेकर के बातचीत होगी और पब्लिक वेलफेयर पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादे तय सीमा के अंदर यानी 5 साल के मुद्दत के अंदर पूरे किए जाएंगे। PDP को निशाना बनाते हुए तनवीर सादिक ने 2019 में हुई घटनाओं, अफसपा और जारी रहने वाली दीगर जितने भी UAPA जैसे लॉज हैं, एक्ट हैं, उनके ऊपर बातचीत की। जम्मू कश्मीर में GST नाफिज होने की बात कही और इसके लिए पिछला 1 साल जो था वो इसलिए हमें रुकावट हुई क्योंकि गवर्नर रूल से वो पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आया, बहुत चीज़ों को सुधारना था, ठीक करना था।
अब जो अगले 2-3 बजट होंगे उसमें जितने भी डिसीजंस होंगे वो प्रो पीपल होंगे। इस बार क्या हम इस बजट में जो लोगों के साथ आपने वादे किए हैं क्या वो फुलफिल होंगे? अब मैं कह रहा हूँ हमें 5 साल का मैंडेट है, 5 साल में 5 बजट जो होंगे वो सिर्फ लोगों के जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा, अब वो किस तरह करेंगे वो मुझे लगता है आप थोड़ा वेट कीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब पे छोड़ दीजिए। इतना आपकी वसादत से ये बताऊंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं जो भी फैसले हो वो प्रो पीपल हो और लोगों के लिए हो। न्यू ईयर पे एक तोहफा दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि टैरिफ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, लेकिन लोड बढ़ाया गया है, तो किस तरीके की इंक्रीमेंट? देखिए पहले मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने किसी जगह हमारे अपोजिशन की ये बात हुई कि आपने जी पहले बढ़ाया फिर घटाया। अफसोस होता है मुझे उस अपोजिशन पे जो पहले नहीं होता है उसके ऊपर लड़ाई करते हैं, फिर जब नहीं उसको हम ठीक कर देते तो कहते हैं ये ने तो पहले किया। तो तनकीद करना अपोजिशन की का काम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सोशल मीडिया और उसके बाद जो ये मीडिया में गलत फहमी लोगों के दिमाग में डालते हैं जानबूझ के कन्फ्यूजन, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने कहा ये जो 18% की बात है जो ये इंक्रीमेंट थी कभी था ही नहीं है, और पहले ही दिन हमने ये बोला था कि ऐसा हम कोई भी इंक्रीमेंट होने नहीं देंगे। उसी तरह बाकी चीज़ों पे भी होगा। ये एक चुनिंदा सरकार है, हम लोगों से चुने हुए हैं, हम कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो लोगों को चुभेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ इस JNK के गवर्नमेंट भी चलानी है, इसीलिए हम अपोजिशन के कहने पे नहीं करेंगे, हम इसलिए करेंगे क्योंकि लोगों को हम जवाब दें और हम चाहते हैं कि जो जो हम फैसला करें वो लोगों तक हो। रिजर्वेशन पे प्रोटेस्ट अब्दुल्ला सरकार ने हमें बंद करवाया, नज़रबंद करवाया तब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है। अब ऊपर अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, और दिमाग जिसको दिया होगा उसको ये पता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, ये इतनी ही बात है, मतलब इससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। जो गेट जिस गेट की चाबी मेरे पास होगी मैं वही खोलूँगा, जिस ताले की चाबी मेरे पास नहीं है नहीं खोलूँगा। तो अब अपोजिशन को अब ऐसा लगता है कि वो कुछ भी फरेब बोले, झूठ बोले, तो उनको लगता है लोग सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये बात अपोजिशन वाले जानबूझ के करते हैं, और वो आजकल जो कहती है कि मैं बंद थी माँ घूमती रहती है, उसी को मैं जवाब दूंगा कि उनकी वजह से, उनके ग्रैंडफादर की वजह से 2019 हुआ। एक एक चीज़ यहाँ अफ्स्पा हुआ, यहाँ सरफेसी एक्ट हुआ, यहाँ GST हुआ, वो सब PDP की देन है। और अगर जिसको कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन, वो 2014 में था जब मुफ्ती साहब ने BJP के साथ इल्हाक किया। जबकि आपको ये याद भी दिलाऊं, वही प्राइम मिनिस्टर ने उसको स्टेज पे बोला कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी रुके। फिर वो जब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए उसके बाद महबूबा जी, अगर उन 1 साल में उन्हें काम नहीं किया तो तब भी क्यों उनके साथ गए? ये सिर्फ इक़्तिदार की भूख थी और कुछ नहीं थी। और आज 2019 में जो हुआ, अगर उन्हें नहीं किया तो हम इस ध्यान पे नहीं होते कि हर एक ऑर्डर पे हमें भीख मांगनी पड़ती है कि हमारी जो रैशनलाइजेशन, हमारे रिजर्वेशन, हमारी बाकी चीज़ें, हमारी नौकरियों के लिए हम राजभवन को रोज़ भीख नहीं मांग रहे होते। काश 2014 में PDP ने BJP के साथ इल्हाक नहीं किया होता, शायद जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेबस नहीं हुए होते। तनवीर साहब, आखिरी सवाल, आपको नहीं लग रहा कि पिछले 1 महीने से चुप है स्टेटहुड को लेकर? हम चुप नहीं हैं, जिस लेवल पे हमें बात करनी है हम कर रहे हैं, और जिस लेवल पे हमें अपनी बात तेज़ करनी है वो हम कर भी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, मैंने बार बार यही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वैसी पार्टी नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए, डोंग के लिए वो बाहर जाए प्रोटेस्ट करे। हम वो हर एक एवेन्यूज़ यूज़ करेंगे जिससे हमें स्टेटहुड आ सके, लोगों के जो मसाइल है वो हल करें, और वही चीज़ हम करेंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और MLA जटीबल तनवीर सादिक साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की है, और आगे जो बजट सेशन आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि लोगों के मसलो मसाइल उसमें हल होंगे। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में हुकूमत के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, अपोजिशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, यानी कि उमर सरकार। मैंने आपको 4 अलग अलग तरह की बातें सुनाई, स्टेटमेंट सुनाए, और ये बताने की कोशिश की कि हुकूमत और अपोजिशन के अपने अपने क्या मौक़िफ़ हैं। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, और फयाज भी हमारे साथ कुलगाम से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, मैं सीधा आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा इस सवाल के साथ कि इस वक्त चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश में है। सरकार अपोजिशन को लगातार पहले भी घेरती रही है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हमलावर होती हुई नजर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरह की जो बातचीत है वो भी ना
नाकाम विफल होती हुई नजर आती है, इवन स्टेटहुड भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो रिवायती पार्टियां हैं या छोटी छोटी जमातें हैं जो हाल फिलहाल में जमातें बनी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उमर सरकार को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। तो क्या कुछ मुखालिफत है, क्या कुछ सरकार के पक्ष में जा रहा है इस वक्त? बिल्कुल आपने तो जम्मू में यहाँ पर बीजेपी की ज्यादातर सीटें हैं, बीजेपी के ज्यादातर महिला हैं और अपोजिशन की बीजेपी जो है वो बैठती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक खासतौर पर अभी के समय बड़े सारे इश्यूज जो है उसको देखा जा रहा है, वो नजरों के सामने भी आ रहे हैं, चाहे खेल के एंगल से हो या फिर क्या कहते हैं एजुकेशन तालीम से हो, वो भी है। इसके अलावा उमर सरकार ने जो वायदे किए मंचबस्तर वो पूरे नहीं हुए, वो तो इशू है, वो तो पहले से ही आप कह सकते हैं कि इसको लेकर उमर सरकार घिसती आ रही है और अभी भी लगातार उसको घेरा जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ हुआ है, चाहे वो माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर जो फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी का मुद्दा हो। अभी के समय में यहाँ पर एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ इशू वो भी आ गया है और अब तो यहाँ पर बीजेपी ने साफ तौर पर मांग करना शुरू कर दी है कि जम्मू को एक अलग सेपरेट स्टेट बनाई जाए, यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि उमर सरकार। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल एरर्स चली, मैं आपकी तरफ लौट करके आता हूँ। फयाज, क्या कुछ है खासतौर पे हुकूमत के पक्ष में और हुकूमत की मुखालिफत में अगर बातचीत की जाए तो? देखिए आमिर, अगर बात करें तो सरकार में जितने भी यहाँ पे एमएलए हैं या उसके साथ अगर बात की जाए काबीना जो यहाँ पे वज़रा हैं, और बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ जिला कुलगाम से एक बहुत बड़े पद पे हैं एक एमएलए जो कि इस वक्त काबीना वजीर भी हैं, जिनके पास अहम महकमे हैं। सकीना इत्तू के हवाले से बात करें, उनके पास हायर एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, उसके साथ साथ महकमा सेहत आमा उनके पास है। और जब मैंने उनसे बात की थी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन कुछ मसले जो हैं वो हल किए हैं। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया है कि हमने तालीमी सेशन जो है वो चेंज कराया था, क्योंकि सबसे पहले ये सवाल जो है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ने ही उन तक पहुंचाया था कि वालिदैन जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमें जो है तालीमी सेशन जो यहाँ पे दिसंबर नवंबर का है वो मार्च अप्रैल में होना चाहिए। तो फिर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मसले मसाइल जो हमारे पास आए तो वो हमने हल किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो तालीमी साल है उसको हमने चेंज किया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो विडोज और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो ओल्ड एज बुजुर्ग लोग हैं उनका मसला जो है हम उनको 1200, 1500 और 2000 रुपए देते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मसले हैं जो हम आने वाले वक्त में हल करेंगे। उनका मजीद ये कहना था कि लोगों ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और अभी 1 साल हुआ है और मजीद जो मसले हैं और जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। लेकिन जैसे हम इख्तिलाफ की जानिब जाते हैं, जैसे हम जो अपोजिशन में लीडरान हैं उनके पास जाते हैं, और खासकर हमने जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो चीफ कोऑर्डिनेटर और साबिक वजीर भी रहे अब्दुल मजीद पडर से जब मैंने आज बात की तो उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो जमीनी सतह पर पूरी तरह नाकाम है, वो कहीं पे नजर नहीं आ रही। और जब मैंने उनसे कहा कि आपकी जो यहाँ पे अपोजिशन में जो इस वक्त काबीना वजीर सकीना इत्तू वो तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि फयाज साहब आप ग्राउंड जीरो पे जाइए और फिर लोगों से कहिए। और फिर जब मैंने उनसे सवाल किया कि जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप मीटिंग वगैरह इजलास बुलाते हैं तो क्या लोग क्या मांग आपके सामने रखते हैं, तो वो उनका यही था कि जो वादे इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन मुहिम के दौरान किए थे लोगों से कि हम आपको 12 सिलेंडर गैस देंगे, फ्री राशन देंगे, उसके साथ साथ अगर 200 यूनिट बिजली के हवाले से बात करें वो फ्री देंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा बिल्कुल अवाम क्या कहती है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। पॉलिटिकल पार्टियां चाहे वो हुकूमत में हो या लीडरान या अपोजिशन में, वो सब के सब अपने मतलब की भी बात कर सकते हैं और अपनी पार्टियों के पक्ष में भी। मैं ख्वाहिश आपकी तरफ आऊंगा, कंटिन्यू इस बात को करिए जो आप कह रहे थे, और उसके साथ साथ ये भी हमें बताने की कोशिश करिए कि अवाम की क्या राय है पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा भी। आमिर देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन साफ तौर पर यहाँ पर सियासी पार्टी उसका इल्जाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगा रही है। और आज हमने देखा भी कि बीजेपी के जम्मू ईस्ट से विधायक जो है युद्धवीर शेट्टी, उनके साथ बड़े सारे लोगों ने 200 बिजली जो यूनिट जो फ्री थी जिसकी बात की गई थी उसको लेकर और कंटिन्यूस जो बिजली जो आपूर्ति है उसको लेकर जो है वो उमर सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया। इसके साथ ही साथ बड़े सारे मुद्दे हैं, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का हो, संतोष ट्रॉफी सॉकर जो टीम भेजी गई थी उसका लेकर हो, अभी जो क्रिकेट एक टीम चुनी गई है उसको लेकर आ गया हो, या फिर अब जो बीजेपी के विधायक और बीजेपी के थोड़े दिन पहले जो कई विधायकों ने एक पत्रकार वार्ता भी की थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर अब ये कहा था कि वक्त आ गया है कि जम्मू को एक अलग सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, क्योंकि लगातार जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है खास तौर पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस समय जो है उसको सीधा सीधा घेरा है कि ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। जम्मू यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट
जम्मू के साथ पुंछ से लेकर कठुआ तक और रामबन से लेकर डोडा किश्तवाड़ तक, ये तमाम जिले जो हैं ये सारे जम्मू प्रोविंस में आते हैं। इस खिते को जो है वो इस खिते के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, फंड्स एलोकेट नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति आई थी उसके बाद लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की जो राशि थी और रिलीफ राशि वो मिली सरकार को, लेकिन वो आवंटित नहीं की गई, ये एक उन्होंने इल्जाम लगाया। और अब जिस तरह से बजट सेशन भी आने वाला है तो यकीनन और जहां पर जो है वो आप कह सकते हैं कि इस पर काफी ज्यादा सियासत और उम्र सरकार को घेरती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर और कई सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के इशूज हैं, और खासतौर पर हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जम्मू को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया जम्मू टूरिज्म द्वारा, जितना वो कश्मीर टूरिज्म को किया जा रहा है, कश्मीर द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम इल्जाम जो है लगातार उमर सरकार पे लग रहे हैं। साथ ही साथ उमर सरकार जिस तरह से पल्ला छाटती रही, चाहे वो फाइल्स एलजी भवन पहुंचने क्या हो या फिर उसके अलावा सिर्फ की बात हो, वो हम अहम बहुत सारी चीजों से पल्ला छाटते रहे हैं। तो ओवरऑल ये तमाम दिक्कतें परेशानी है जो लोगों को आ रही हैं, लोग इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सरकार ने 1 लाख नौकरियों का बात भी की थी, वो भी नहीं मिली है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जम्मू निराश है, हिताश है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है, जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू खिते को उसका हक नहीं मिलता है। इसको लेकर सियासी पार्टियां लगातार आवाज उठाती रही हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आवाज उठाते रहे हैं, पॉलिटिकल जो सोशल वर्कर्स हैं वो आवाज उठाते रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस घिरती आई है। और स्टेटमेंट्स हम देखें तो जिस तरह से आई हैं वो खितों को डिवाइड करती हुई नजर आई है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल हित के लिए इस तरह की चीजें होती रही है ख्वाहिश, और ये समझना भी जरूरी है कि क्या इन तमाम तर चीजों के बावजूद क्या अवाम के जो मसाइल हैं ग्राउंड पे हल हो रहे हैं। फयाज आपकी तरफ आऊंगा, लोगों के जो मसाइल हैं, अगर मैं पिछले 1 साल 2 महीने 3 महीने की अगर मैं बात करूं, चलिए 2 महीने छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 साल की बात कर लेते हैं। क्या 1 साल में लोगों के मसाइल एटलीस्ट वंस ट्वाइस थ्राइस ऐसा करके कुछ भी हल होता हुआ नजर आता है? जो लोगों की बुनियादी सहूलतें हैं क्या दूर होती नजर आती है? क्या अर्बन रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम्स की क्या वो खत्म होती नजर आती है? क्या बिजली पानी की समस्याएं खत्म हो गई? क्या रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों की जर्जरता और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी क्या वो दूर होती हुई नजर आ रही है? क्या कनेक्टिविटी के मसाइल दूर हो गए? सिक्योरिटी या इसके अलावा जो जितने भी सारे लोग मसाइल फेस कर रहे थे, क्या उनमें किसी भी तरह के हल होते हुए आपको ग्राउंड पे नजर आया? देखिए आमिर, अगर बात करें तो ये सवालात हम जो हैं जो यहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं उनसे भी पूछते हैं, और अगर हम बात करें जो इस वक्त मौजूदा सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो है सारा कर दिया, हमने तीर जो है वो मार दिया। लेकिन जब हम हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें तो बुनियादी जो सहूलत हैं, अगर जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, मैं आपको आमिर बता दूं कि दूर दराज इलाकों के हवाले से बात करें तो वो आज भी जो है परेशान है, आज भी हाहाकार कर रहे हैं पानी के हवाले से, बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से। और कहीं ऐसी स्टोरीज हमने जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए चलाई है, जो बहुत दूर दराज इलाकों में लोग जो हैं रहते हैं, और जहां पर विंटर के दौरान जो है मौसम सरमा में तकरीबन 5 से लेकर 8 फुट तक जो है बर्फ रिकॉर्ड की जाती है। और वो कहते हैं कि ये हम ही जानते हैं उस वक्त हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उस ज़िम्मन में लोग जो दूर दराज, चले अगर हम बात करें शहरों के हवाले से तो वहां पे जो है अक्सर आते जाते रहते हैं, तो वहां पे किसी हद तक उनको जो है फायदा पहुंचता है। लेकिन दूर दराज इलाके में जो गाँव में देहातों में जो लोग आबाद है वो आज भी यही कहते हैं कि जनाब जो वादे इस सरकार ने हमसे किए हैं आखिर कहाँ गए वो वादे। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हम आज से 5 साल जिसकी मांग करें कि हमें पानी दे दीजिए, हमें बिजली दे दीजिए, हमें जो है सही रास्ता दे दीजिए, आज भी वो कह रहे हैं कि आज भी हम वही मांग जो है इन लोगों से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने सरकार के जो लोग हैं सरकार में, चाहे वो अगर हम बात करें काबीना वज़ीरा के हवाले से, उनसे जब मैं बात करता हूँ, या जो यहाँ पे पब्लिक नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि फयाज आपको बता दें कि हम सिर्फ 1 साल या 1.5 साल के लिए मुंतखब नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे पास 4.5 साल है, 4 साल है। और इन 4 सालों में जब हम काम लोगों के नहीं करेंगे उस वक्त आप हमारा जो है गिरेबान पकड़ सकते हैं और कहेंगे कि आपने लोगों के काम क्यों नहीं किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन
फिर भी लोग जो है काफी ज्यादा नाला है और अभी भी दूर दराज इलाकों में जो गांव आबाद है, जो खासकर पहाड़ों में बस्तियां जो आबाद हैं, जिनको विंटर के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो आज भी यही मांग कर रहे हैं कि जनाब हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी वोट डालते हैं, हमारा मसला आखिर हल क्यों नहीं होता। जिस तरह मेरे साथी अभी कह रहे थे कि जम्मू वाले जो हैं काफी ज्यादा नाराज हैं 200 यूनिट के हवाले से, यहाँ फ्री राशन, यहाँ फ्री गैस के हवाले से, वही मुद्दा यहाँ पे भी है। लेकिन दूसरी जानिब जब मैं आजकल लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अब फरवरी महीने में जो है यहाँ पे बजट सेशन शुरू होगा और उन्होंने कहा कि हमारी काफी ज्यादा नजरें उस बजट सेशन पे है और लोग बिल्कुल इसी हवाले से भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था ख्वाहिश, चूंकि जम्मू में ये सेशन शुरू होगा और हम देख पाएंगे कि जो मौजूदा मसाइल हैं, जितने सारे मसाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इवन रिजर्वेशन, इवन आपके रिजर्वेशन के अलावा जितने भी लोगों के बहुत बड़े बड़ी चीज़ें रही है ख़ास तौर पे, उन तमाम तर चीज़ों में लोगों को इंतज़ार है कि एटलीस्ट इस मरतबा हल होगा। डेली वेजर्स भी उसमें शामिल है, रिजर्वेशन भी उसमें शामिल है, महंगाई भी शामिल है, बिजली वगैरह भी शामिल है, पानी वगैरह भी शामिल है और भी सिक्योरिटी वगैरह के बहुत सारे मसाइल और दोनों रीजन के अपने अपने मसाइल। तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्या इस मरतबा जब ये सेशन शुरू होगा तो क्या सरकार इस पर जवाबदेह होती हुई नजर आएगी, अपोजिशन के हंगामे नजर आएंगे या किसी भी तरह के मसाइल को हल होता हुआ आप देख पाएंगे? दो इशूज जो है जिसको लेकर सरकार वो फंसती हुई नजर आएगी अगर उस पर वो कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जिसमें एक है रिजर्वेशन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइल हमें लोक भवन भेज दी है, वहां से हमें आगे इंतजार है। दूसरा डेली वेजर्स के लिए वहां पर एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी जो कि इनके लिए जो है कामकाज जो पूरा इनके मुद्दे मसाइल को देखेगी और उन्होंने रिपोर्ट 6 महीने में देखी थी, लेकिन 1 साल बीत गया है। अब की बार जो डेली वेजर्स हैं वो भी इंतजार कर रही हैं कि अच्छा स्वागत किया जाएगा जब बजट सेशन होगा एनसी सरकार को, हुकूमत सरकार को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ युवाओं की बात करें तो रिजर्वेशन का इशू जो है उसको लेकर की कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो सरकार के खिलाफ टिकी हुई है, तो वो बड़े मुद्दे हैं तो सरकार ने कहीं ना कहीं जिस पर जो है कमेटियां बैठाई थी और कमेटियों की रिपोर्ट आगे आनी थी और उसके बाद उन्होंने उस पर कामकाज करना था, वो नहीं आया, वो नहीं कामकाज आगे हुआ है। ये तो अहम मुद्दे हैं। उसके अलावा उनके मैनिफेस्टो के वायदे हो गए, चाहे वो 1 लाख नौकरियां देना की बात हो गई, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात होगी, उसके अलावा 12 सिलेंडर देने की बात हो गई, जो पेंशन है यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जिसमें विडो पेंशन आती है, ओल्ड एज पेंशन आती है, उस पर उसकी राशि बढ़ाना, ये तमाम इशू हो गए, बहुत सारे इशू। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड एंड सप्लाई महकमे से जुड़े हुए लोगों को राशन अच्छा नहीं मुहैया करवाना, ये इशूज हो। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरह सड़कें पहुंचाना, बड़े इलाकों में सड़कें अभी भी जो है वो की खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हालांकि सरकार तो फिर से कहेगी कि हमने सब कुछ करना है, सब कुछ हमने किया है, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है तो यही कह रहे हैं आप 1 साल हो गया तो आप तो हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कैसे सरकार ने अपने 5 साल पूरे करना हो, तो अभी हमारे पास वक्त है, हमें वक्त दीजिए। तो वही लोग कह रहे हैं कि आप वक्त तो मांग रहे हैं लेकिन साथ साथ कुछ करिए भी, हमें करते हुए नजर भी आइए ताकि हमको लगे कुछ सरकार कर रही है। ये तमाम इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि आने वाला सत्र जो है काफी हंगामे भरा रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो है तो हितों को लेकर खासतौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन की मैंने जैसे बात कही, वो इशू भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी जो बीजेपी है वो उठाती हुई इसको नजर भी आएगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर कटाक्ष भी किया जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पीडीपी को भी घेरने की बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो महबूबा मुफ्ती या फिर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अब चाहे वो वंदे मातरम की बात हो, भारत माता की जय बोलने की बात हो, या फिर आरएसएस बजरंग दल जैसे संगठनों को कैंसर जैसी बात बोलने की बात हो, ये तमाम मुद्दे भी जो है कई सारे यहाँ पर विवाद के बड़े कारण नजर आएंगे। ओवरऑल यहाँ पर देखने की बात यह है कि उमर सरकार जो है वो इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है, और अभी हाल ही हमने देखा जो श्रीनगर में एक प्रोटेस्ट हुआ उसमें ऊपर की उमर अब्दुल्ला की बहुत ज्यादा किरकिरी भी की है, जहाँ पर वो टोपी लेकर बड़गाम में जब वो वोट मांग रहे थे, उसके बाद अब वो टोपी लेकर लोग वहां पर उमर अब्दुल्ला को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें काफी ज्यादा जो है बयां करती हैं कि लोग रोषित है, सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में भी। ओवरऑल चिनाब खिता हो, जम्मू हो, उसके अलावा अगर हम पीर पंजाल की बात करें, सारी जगह जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि उमर सरकार जो चुनी हुई सरकार कई वक्त के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली थी वो उनके हाथ खाली है, सिर्फ एक आधी चीज को छोड़ के वो बाकी जो लोगों के इश्यूज हैं वो पूरे नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं वो खिते विशेष के साथ ही एक तरफ ही अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठे हैं जो कि लोगों को बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसको लेकर लोग गुस्सा भी दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार होती है पूरे प्रदेश की होती है, सिर्फ एक खिते की। जी हाँ,
बड़ी बात यह है कि 5 साल का लोगों को इंतजार नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल के एंड तक काम होगा, इस चीज के लिए लोगों ने वोट नहीं करा था। खैर, जो भी हो, सरकार किस हद तक जिम्मेदार है या फिर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस हद तक जिम्मेदार है, इसका फैसला आवाम को करने देते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन सियासत तो चलती रहेगी। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर मालूमात के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज। कश्मीर का रुख करेंगे। श्रीनगर रीजन, कश्मीर रीजन में श्रीनगर से मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, जिस तरह की बातें चल रही है, दोनों तरफ की मैं बातें करूंगा, जहां पे कुछ लोगों की नाराजगी है, कुछ लोग हुकूमत के सपोर्ट में है और हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे है कि 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर विद इन द टाइम लिमिट्स हमारा काम होगा, लोगों के मसाइल हल होंगे। कश्मीर रीजन की अगर मैं बात करूं तो किस हद तक की सोच है, लोगों की सोच खासतौर पर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे जो नाराजगी का जो सिलसिला है वो अभी भी बदस्तूर है, और खासतौर पर जब हम नौजवानों की बात करते हैं जो इससे ज्यादा मुतासर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट बनने से पहले की भी बात करें या गवर्नमेंट बनने के बाद भी बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट बनने के बाद अब लोगों में एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद जो है कुछ ना कुछ बेटरमेंट जो है वो सूरत हाल में देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से रिसेंट कई सारे गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको हाथ खड़े करने के बगैर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पीडीपी ने एक वक्त पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैब किया और उसके बाद जो मुतासरा हालत जम्मू कश्मीर की बनी है तो उसके लिए पीडीपी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग उसमें पिसते जा रहे हैं, चाहे आप उसमें रिजर्वेशन के मैटर्स ले, आप टेलीविजन्स के, कैजुअल्स के, आंगनवाड़ी वर्कर्स के, कई सारे ऐसे तबके हैं जो मुतासर हैं। इनफैक्ट एक सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज ये है कि अभी तक अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में कहीं पे भी कोई लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी नहीं की गई है। हालांकि बीच में एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हवाले से एक रिक्वायरमेंट जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी की गई, उसमें भी बहुत बड़ा धांधला हुआ, और उस धांधले की वजह से आज की डेट में भी जो फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो असेंबली के सेशन हो उसके बाहर उनका एहतजाज देखने को मिलता है, प्रेस कॉलोनी में वो आते हैं, या अलग अलग लोकेशंस पे, जम्मू की अगर हम बात करें वहां पे भी उन्होंने एहतजाज किया। अभी तक जम्मू कश्मीर की जो एक सर्वाइवल की जो एक सूरत हाल जो है वो अभी भी पैदा नहीं हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं पे स्ट्रगलिंग सूरत हाल ऑन ग्राउंड देखने को मिलती है। केंद्र की बात करें तो केंद्र का मानना है कि हमने जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कई सारी ऐसी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वहाँ पे लागू की हैं, जिसके जरिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक लार्जर लेवल पे जहाँ पे आपको जनरल पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, वो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बेसिक एमिनिटीज है, क्या उनको वो प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अब जिस तरह से सरकार ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कई सारी चीजों को लेकर जो है अपनी आवाम में जो है एक एतमाद हासिल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कई सारी कमिटमेंट्स की, गारंटीज की, प्रोमिसेस किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब देखते हैं सूरत हाल अभी तक की अगर हम देखें तो गवर्नमेंट उन सभी चीजों को सफाइस नहीं कर पाई है, और उनका मानना है कि उनको हर चीज के लिए एलजी ऑफिस का इंतजार करना पड़ता है। जब वहां से फाइल क्लियर होगी तभी वो कुछ ना कुछ कर पाते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो सच्चाई है इन तमाम तर चीजों में मीर, जहां तक सरकार का कहना है या अवाम का कहना है, दोनों अपनी अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त नजर आते हैं। अगर इसे एनालाइज करके हम देखें 2019 से पहले, माफ कीजिएगा 2024 से पहले जब यह हुकूमत बनी थी, फॉर्म हुई थी, उससे पहले और हुकूमत बनने के बाद एक रिपोर्टर की नजर से क्या शायद अब सरकार बनने के बाद वो जो मामलात है उनको एड्रेस किया जाएगा, उन पे गौर खोज किया जाएगा, उनको पूरा करने की सरकार की तरफ से एक पहल देखने को मिलेगी। और उस पहल के पीछे जो उम्मीद लोगों की बंधी हुई है वो कहीं ना कहीं पे मायूसी की सूरत हाल में अब धीरे धीरे तब्दील हो रही है। जहां लोग मायूस हो रहे हैं सरकार की वजह से, वहीं पे सरकार का ये मानना है कि जो पहला इनिशियल ईयर था उसमें उनको कई सारी चीजों को फॉर्मुलेट करने में काफी वक्त लगा, वो एक बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से वो उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ऑन ग्राउंड पे, जो उन्होंने पब्लिक के साथ ड्यूरिंग द कैंपेन और द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने वो वादे किए थे। लेकिन आज की बात अगर आप करें, करंट डेट की मैं बात कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है, हालांकि वो गवर्नमेंट के भी स्पोक्स पर्सन है, तनवीर सादिक ने बिल्कुल आज क्लियरली कहा कि जो बजट आने वाला है जिसको लेकर अब असेंबली में बात होगी, इसमें हमने प्रो पीपल एक आइडिया रखा है, एजेंडा रखा है, और जितने भी मामलात असेंबली के दौरान और बजट सेशन के दौरान पर्टिकुलरली उठाए जाएंगे वो सभी लोगों के मुफाद के हवाले से उठाए जाएंगे, और कोशिश यही की जाएगी ज्यादा से ज्यादा जो चीजें पेंडिंग रही हैं उनको कंप्लीट किया जाए। हालांकि उन्होंने उसमें रिजर्वेशन का भी जिक्र किया है, टेलीविजन्स का भी मैटर उन्होंने लिया है, लेकिन अभी जो नया बजट सेशन आने वाला है जो कि 2 फरवरी से शुरू होगा,
अब शायद दूसरी उम्मीद की एक किरण जो है यहाँ के आवाम को इस बजट सेशन पे देखने को मिल रही, क्योंकि कई सारे मामला अभी पेंडिंग हैं, जो कि तू हैं, जो पहले थे वो आज भी हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि अब अगर जो बजट सेशन होता है, गवर्नमेंट ये कह रही है, एक और वादा गवर्नमेंट के तरफ से लोगों के तय आया है कि ये बजट सेशन जो है प्रो पीपल होगा, यहाँ पे लोगों के मेन एजेंडाज होंगे और उन्हीं एजेंडाज को लेकर सारी चीजें फॉर्मुलेट की जाएंगी। क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं, ये एक्यूमुलेशन एंड द एक्सपेंसेस ऑफ फंड्स है कि आप फंड्स कैसे एक्यूमुलेट करते हैं और उनको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उन पे जो एक्सपेंडिचर है उसका वो कैसे करते हैं। और अगर ये चीजें बिल्कुल पैरेलल मैनर में होती हैं कि लोगों सरकार के पास जो पैसा आता है, अगर वो उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से लोगों की उम्मीदें, चाहे उनके रोजगार के हवाले से हो, लाइवलीहुड के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, देरीना जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनको एड्रेस करने की बात करें, जो एक बेसिक एक स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की बात ये करें, हम कह सकते हैं इन शॉर्ट की अभी फिलहाल हुकूमत की आजमाइश का एंड अप है। अगर यहाँ से हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो अवाम के अंदर और भी ज़्यादा मायूसी छा जाएगी और शायद ये इम्तिहान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, यूटी गवर्नमेंट के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि